गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास है बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स में जिसमें हमारा टॉपिक है कैपिटल एंड कैपिटल फॉर्मेशन, अर्थात पूंजी एवं पूंजी निर्माण। तो देखिए, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब पूंजी निर्माण से पहले हमें किसको समझना पड़ेगा? पूंजी को। तो पूंजी का अर्थ चलिए, पूंजी क्या होती है मुझे आप सबको बताने की जरूरत नहीं। साधारण बोल शब्द में पूंजी का अर्थ द्रव्य या संपत्ति से लगाया जा सकता है, पर अर्थशास्त्र में पूंजी का अर्थ मनुष्य द्वारा उत्पादित धन की उस भाग से लगाया जाता है जो अधिक धन उपार्जन के लिए प्रयुक्त हो। अर्थात मनुष्य द्वारा उत्पादित धन के अर्थात मनुष्य जो भी धन कमा रहा है उस भाग से जो अधिक धन उपार्जन करता है उसे हम क्या कहते हैं? पूंजी। अर्थात चैंपमैन के अनुसार पूंजी वह धन है जिससे आय प्राप्त होती है, जो उत्पादन में सहायक हो या जिसका इरादा ऐसा हो, अर्थात जो आय इनकम जनरेट करने में या प्रोडक्शन को बढ़ाने में सहायक हो। मार्शल ने कहा, प्रकृति के निःशुल्क उपायों को छोड़कर सब प्रकार की संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है। अर्थात प्रकृति के द्वारा निःशुल्क, जैसे भूमि, भूमि, पानी, हवा आदि, वो सब निःशुल्क है प्रकृति के द्वारा। उनके अलावा जिससे भी हमें इनकम जनरेट होती है वह क्या कहलाती है? पूंजी। चलिए इसका अर्थ लिखते हैं। प्रोफेसर चैंपमैन के अनुसार पूंजी वह धन है जिससे आय प्राप्त हो। जो आय उत्पादन में सहायक होता है। क्या कह रहा है? चैपमैन का पूंजी वह धन है जिससे आय प्राप्त हो, जो आय उत्पादन में सहायक हो या जिसका ऐसा इरादा हो। सिंपल सी बात है, पूंजी वह है जिससे आय इनकम जनरेट हो या उत्पादन में सहायक हो, वो क्या कहलाती है? पूंजी। आई बात समझ में? कोई डाउट इसमें? मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि पूंजी क्या होती है। पूंजी वह धन है जिससे आय प्राप्त हो तथा जो आय उत्पादन में सहायक हो या अथवा जिसका इरादा है। आई बात समझिए। अब आगे पढ़ते हैं पूंजी का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। इसमें सबसे पहला आता है अचल एवं चल पूंजी। क्या होता है? फिक्स्ड एंड कैलकुलेटिंग एक्टिविटीज। देखिए,
अचल या स्थायी पूंजी उस संपत्ति को कहते हैं, उस धन को कहते हैं जो उद्योग में स्थायी रूप से रहती है। अर्थात अचल को क्या कहते हैं? जो क्या हो, फिक्स्ड रूप में हो, फिक्स्ड रूप में धन के उत्पादन के बारे में, धन के उत्पादन में बार बार प्रयुक्त हो। कोई डाउट? सॉरी। और चल संपत्ति किसे कहते हैं, या चल पूंजी किसे कहते हैं? जो उत्पादन में एक ही बार में, जो उत्पादन में एक ही बार में प्रयोग से उत्पादन में अपना सारा कार्य समाप्त कर लेती है। जैसे कच्चा माल, ईंधन। क्या कह रहा है? जो उत्पादन में एक ही बार में प्रयोग में उत्पादन में अपना सारे कार्य समाप्त कर लेती हो तो चल पूंजी, और अचल जो फिक्स रूप में उत्पादन में प्रयोग हो वो अचल। आएगा समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक अर्थी एवं बहु अर्थी पूंजी। चलिए, अर्थी और बहुअर्थी, सब कैपिटल एंड फ्लोटिंग कैपिटल। चलिए पहले एक अर्थी क्या होता है? वह विशिष्ट संपत्ति है जो उत्पाद में जो उत्पादन के केवल एक ही कार्य में प्रयुक्त की जाए। अर्थात एक अर्थी, अर्थात नाम से ही पता चला वह विशेष संपत्ति जो उत्पादन के केवल एक ही कार्य में प्रयुक्त की जाती है वह एक अर्थी प्रयोग पूंजी कहलाती है। कोई डाउट? अब दूसरा पढ़ते हैं, बहुअर्थी। वह पूंजी जिसे आसानी से एक काम से हटाकर दूसरे काम में लगाया जा सकता है। अर्थात ऐसी पूंजी जिसे एक काम से, अर्थात एक काम से हटा के हम दूसरे काम में लगा दें वो क्या कहलाती है? बहुअर्थी पूंजी। कोई डाउट? और एक पूंजी जो विशिष्ट संपत्ति जो उत्पादन में केवल एक ही कार्य में प्रयोग की जाती है। कोई डाउट? अब थर्ड है उत्पादन एवं उत्पादन पूंजी एवं उपभोग पूंजी, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन।
देखिए, उत्पादन पूंजी क्या होती है? वह समस्त वस्तुएं आती हैं जो उत्पादन में श्रम की प्रत्यक्ष सहायता करती हैं। वे सब वस्तुएं जो उत्पादन के श्रम की प्रत्यक्ष सहायता करती है वो क्या कहलाती है? उत्पादन पूंजी। जैसे मशीन, औजार, भवन। और उपभोग पूंजी किसे कहते हैं? वह पूंजी जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में सहायक होती हैं। जो उत्पादन में अप्रत्यक्ष रूप से वह प्रत्यक्ष सहायक होती हैं। वह पूंजी जो प्रत्यक्ष से उत्पादन में सहायक ना होकर कैसी होती है? अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होती है, वो उपभोग पूंजी है। जैसे मकान, कपड़े, टेलीविज़न आदि। क्या कह रहा है? वह पूंजी जो अप्रत्यक्ष रूप से होती है उपभोग, और जो प्रत्यक्ष रूप से होती है वह उत्पादन पूंजी। कोई डाउट? चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला है डी, भौतिक पूंजी एवं व्यक्तिगत पूंजी। देखिए, भौतिक पूंजी और व्यक्तिगत मतलब मटेरियल एंड पर्सनल कैपिटल। देखिए, भौतिक पूंजी क्या होती है? वह पूंजी है जो भौतिक एवं मूर्त रूप में विद्यमान है तथा जो हस्तांतरित की जाती है। जैसे मशीन, औजार, यंत्र। अर्थात जो भौतिक मूर्त से विद्यमान हो तथा हस्तांतरण हम किसी को भी दे सकते हैं। यंत्र। और व्यक्तिगत पूंजी क्या होती है? मनुष्य के उन व्यक्तिगत गुणों का, मनुष्य के व्यक्तिगत गुणों का समावेश होता है जिसे हम हस्तांतरित नहीं कर सकते। जो जैसे बुद्धि, कार्यकुशलता, विवेक आदि। अर्थात कैसे गुण होते हैं इसके अंदर? व्यक्तिगत गुण छुपे होते हैं, जैसे बुद्धि, कार्यकुशलता आदि। अगला है
व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय पूंजी। ठीक है, व्यक्तिगत, सामाजिक व राष्ट्रीय वह पूंजी जिसे निजी व्यक्ति का अधिकार हो, वह पूंजी जिस पर निजी व्यक्ति का आधार हो। व्यक्तिगत पूंजी। सेकंड है सामाजिक, वह पूंजी जिस पर समाज का अधिकार हो। हो और राष्ट्रीय वह पूंजी जो देश की सीमाओं में व्यक्तिगत एवं सहायक है। आएगा समझ में? वह पूंजी जो देश की सीमाओं में व्यक्तिगत एवं सामाजिक को व्यक्तिगत एवं सामाजिक पूंजी कहलाती है। कोई डाउट? तो हमने कितने टाइप कर लिए? 5 टाइप्स पढ़ ली। अचल एवं चल पूंजी, एक अर्थीय बहुअर्थीय उत्पादन एवं भोग पूंजी, भौतिक एवं व्यक्तिगत और व्यक्तिगत एवं सामाजिक एवं राष्ट्रीय पूंजी। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम पूंजी के कार्य। चलिए, पहला है पूंजी का कार्य उत्पादकता में वृद्धि। पूंजी क्या करती है? उत्पादकता में वृद्धि करती है। पूंजी के प्रयोग से उत्पत्ति के सक्रिय साधन श्रम की उत्पादकता तो बढ़ती ही है, दूसरी साधनों की भी उत्पादकता बढ़ जाती है। इससे देश की कुल उत्पादन या राष्ट्रीय आय बढ़ती है। अर्थात अगर उत्पादकता बढ़ेगी तो देश का कुल उत्पादन बढ़ेगा और साथ ही साथ अगर कुल उत्पादन बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। सेकेंड है उत्पादन में निरंतरता। ठीक है, अगला है उत्पादन में निरंतरता। देखिए, पूंजी के कारण उत्पादन प्रक्रिया में निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि उत्पादन की पहली खेप बिखर कर जब तक आय प्रदान करे उस समय तक उत्पादन कार्य को पूंजी से ही चालू रखा। अर्थात पूंजी क्या करती है? प्रोडक्शन को निरंतर बढ़ाती है, जिससे उत्पादन कार्य सक्रिय रूप से हो सके। थर्ड है उत्पादन औजारों की व्यवस्था। क्या कह रहा है? उत्पादन में पूंजी अनिवार्य नहीं, परंतु फिर भी तीव्र उत्पादन के लिए पूंजी औजार, मशीन, यंत्र आदि के रूप में उत्पादन में कुशलता प्रदान करती है। अर्थात उत्पादन औजारों में क्या रहनी चाहिए? व्यवस्था। अर्थात उत्पादन करने के लिए जो जो औजार काम में लिए जाते हैं, अर्थात मशीन, यंत्र, उनके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? पूंजी की। आएगा समझ में? अगला है उत्पादन में कच्चे माल व शक्ति की पूर्ति। क्या कह रहा है? उत्पादन कार्यों को संपन्न करने के लिए कच्चे माल, ईंधन आदि की पूंजी से संभव होती है। अर्थात उत्पादन कार्य के लिए जितने भी कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? वित्त की।
और पूंजी के द्वारा ही हम इनकी को जुटा पाते हैं। आई बस में अगला है विपणन व्यवस्था। आज उद्योगों में समस्या उत्पादन की ही नहीं बल्कि उत्पादित माल को लाभपूर्ण कीमतों पर विक्रय की समस्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए विक्रय व्यवस्था, परिवहन, विज्ञापन आदि पर खर्च करने के लिए पूंजी की व्यवस्था आवश्यक है। पूंजी इन्हीं कार्यों को संपन्न अर्थात मार्केटिंग कार्य के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पूंजी की। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, जीवन निर्वाह व्यवस्था। अगर हमें हमारा जीवन चलाना है तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पूंजी की। क्या लिखा है? पूंजी निष्क्रिय साधन है, इसलिए सक्रिय साधन श्रम की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन की पेचीदा एवं चक्रदार पद्धति में वस्तु के उत्पादन उपयोग के बीच काफी समानता रहती है। इस दौरान श्रमिकों को निरंतर मजदूरी भुगतान कर जीवन निर्वाह की आवश्यकता ही पूंजी कार्य है। अर्थात जीवन चलाने के लिए भी किसकी जरूरत होती है? पूंजी की। इसी प्रकार हमने पूंजी के कितने कार्य पढ़े? उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन में निरंतरता, उत्पादन औजारों की व्यवस्था, उत्पादन में कच्चे माल व शक्ति की पूर्ति, विपणन व्यवस्था और जीवन निर्वाह व्यवस्था। कोई डाउट इसमें? अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूंजी निर्माण या संचय को प्रभावित करने वाले तत्व। या पूंजी संचय वाले तत्व। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। पहला है बचत करने की शक्ति। सेकंड है बचत करने की इच्छा। थर्ड है बचत की सुविधाएं। और फोर्थ है सरकार का सहयोग। ठीक है, बचत करने की शक्ति में पहला है प्राथमिक साधनों की पूर्ति, प्राकृतिक साधनों की पूर्ति। सेकंड है आर्थिक विकास की व्यवस्था। पहले मैं लिखवा देती हूँ, फिर मैं एक साथ समझा दूंगी आप सबको। ठीक है, आय की मात्रा, धन का वितरण, और व्यय का चातुर्य। अब यह बचत करने की इच्छा में है दूरदर्शिता, पारिवारिक स्नेह, स्वभाव। फोर्थ है ब्याज की दर, और कार्य का स्वभाव। अब है बचत की सुविधा में शांति,
विनियोग सुविधा, मुद्रा प्रणाली में स्थायित्व, प्राकृतिक स्थिति, अब इसमें पढ़ते हैं आगे। सरकार का सहयोग में आएगा मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, औद्योगिक नीति, व्यापार नीति। चलिए अब इन्हें समझते हैं। देखिए, पूंजी निर्माण एवं संचय को प्रभावित करने वाले तत्व, पहला है बचत करने की शक्ति। इसमें पहला है प्राकृतिक साधन। देखिए, प्राकृतिक साधन, जो देश के प्राकृतिक साधनों में जितना अधिक संपन्न होता है, अन्य बातों के समान व्यय पर पूंजी निर्माण क्षमता अधिक, अर्थात जिस देश के पास प्राकृतिक साधन, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ कि किसी देश में उस प्राकृतिक साधन जैसे हवा, पानी, नेचुरल एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन कैसे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, और उससे उस देश का पूंजी निर्माण ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। आएगा समझ में? अगला आर्थिक विकास की व्यवस्था। देखिए, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक, प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता ही पर्याप्त नहीं। उस देश की आर्थिक विकास जितना अधिक होगा, साधनों का विदोहन जितना ही अधिक होगा, लोगों की बचत करने की शक्ति उतनी अधिक होगी। देखिए, जिस देश का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक, जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में आता है जबकि अमेरिका डेवलप्ड कंट्रीज में गिराता है, तो वो क्यों है? क्योंकि वहाँ का इकोनॉमिक कैसा है, डेवलप्ड हो चुका है। इस कारण वहाँ आर्थिक विकास की व्यवस्था कैसी है, अच्छी है। सेकेंड है आय की मात्रा। देखिए, आय की मात्रा क्या होती है? यस, लेवल ऑफ इकोनॉमिक, आय की मात्रा या स्तर, बात एक ही है। देखिए, जो व्यक्ति की आय बढ़ती है उसकी एक निश्चित सीमा के बाद उपभोग करने की सीमांत क्षमता अपेक्षाकृत घटती है। अतः जितना आय स्तर ऊंचा होगा उतना ही बचत करने की शक्ति भी अधिक हो। आपको पता है, लोग अगर 10 रुपये कमा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि उसमें से 2 या 3 रुपये वो बचाने की कोशिश करें। इसलिए उनकी आय का लेवल क्या होता है, बढ़ता रहता है। इसलिए जैसे से लोगों के आय का स्तर बढ़ेगा तो उनकी इनकम भी अधिक जनरेट होगी। आइए बस समझ में। अगला है धन का वितरण। यह भी बचत करने की शक्ति को प्रभावित करता है। पिछले राष्ट्रों में धन का वितरण असमान होने पर बचत करने की शक्ति बढ़ती है। अर्थात आपको पता है, जो देश अधिक विकसित है उनमें धन का वितरण कैसा होगा, अमीर और अमीर, गरीब। तो लोग क्या करेंगे, धन को सेव करना चाहेंगे, अर्थात पूंजी को बढ़ाना चाहेंगे। अगर अमीरों के पास पैसा है तो वो मनी को सेव करके पूंजी का निर्माण करेंगे। इसी कारण इसे कहते हैं धन का। अगला है व्यय का चातुर्य। व्यय का चातुर्य, व्यय का ढंग, बात एक ही, इसका मतलब है वे ऑफ स्पेंडिंग। अगर देश के लोग अपनी आय का विवेकपूर्ण ढंग से व्यय करते हैं तो उनकी बचत करने की शक्ति बढ़ती है, जबकि आय का दुरुपयोग करने से बचत की शक्ति क्या होती है, कम। देखिए, आपने देखा होगा कि कई लोग खर्चे को इस प्रकार से चलाते हैं कि उनके सारे खर्चे भी हो जाते हैं और फिर भी वह इनकम अर्थात पूंजी का निर्माण कर लेते हैं। तो ये सब, तो पहला बचत करने की शक्ति में आते हैं प्राकृतिक साधन, आर्थिक विकास की व्यवस्था, आय की मात्रा, धन का वितरण, व्यय का चातुर्य। कोई डाउट? अब अगला है बचत करने की इच्छा। इसमें पहला है दूरदर्शिता। जो व्यक्ति भविष्य के बारे में जितना अधिक दूरदर्शी होगा उतना ही वह धन इकट्ठा करेगा। आपको पता है कि हर व्यक्ति में धन को इकट्ठा करने की चाह होती है, अर्थात वह भविष्य में होने वाले खर्चों का पहले से ही अनुमान लगा के धन का संग्रह करने लगता है,
इसीलिए इसे दूरदर्शिता कहते हैं। अर्थात शिक्षित व्यक्ति और शिक्षितों की अपेक्षा अधिक दूरदर्शी होते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि शिक्षित लोग संचय अच्छा अधिक करते हैं, अर्थात संचय को करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है हमें हमारा पैसा कहाँ लगाना है। अगला है पारिवारिक स्नेह। पारिवारिक स्नेह का मतलब पारिवारिक प्रेम भी संचय करने की इच्छा को प्रभाव। जिन्होंने अपने परिवार में अत्यधिक स्नेह होता है वह आश्रितों के उज्जवल भविष्य के लिए बचत करते हैं तथा उनकी मृत्यु के बाद भी वह कष्ट ना उठाए। इसीलिए लोग LIC ऐसी पॉलिसीज लेते हैं जिससे उनको अपने परिवार पे आने वाली परेशानियों का पहले से ही भाप लेते हैं। आई बस में अगला है स्वभाव। देखिए कुछ लोगों को कंजूस कहा जाता है, ये अपने सबने सुना, तो इसका मतलब उसके स्वभाव में ही है कि वह बचत करने की इच्छा रखता है, अर्थात उसे क्या कहे पद्मी मिल जाती है कंजूसी की। अगला है ब्याज दर। देखिए जो लोग ब्याज की आय अर्जित करने के लिए बचत करते हैं, अगर ब्याज की दरें ऊंची हो तो बचत करने की इच्छा भी उतनी ही तीव्र होगी। अगर ब्याज की दर हो तो इच्छा भी क्या होगी, कम। तो कई लोग ब्याज के लालच में क्या करते हैं, पूंजी का निर्माण करते हैं। आई बस समझ में? अगला है कार्य का स्वभाव, नेचर ऑफ वर्क। जिन लोगों के व्यवसाय या कार्य में जोखिम अधिक होती है वे अपने जीवन में संचित रकम के उपभोग के बारे में निश्चित नहीं होते, अतः अपनी आय का अत्यधिक भाग उपभोग कर देते हैं, लेकिन संग्रह की प्रवृत्ति कम होती है। इसके विपरीत जिन उद्योग या पेशों में व्यक्ति होते हैं वह बचत को इकट्ठा करते हैं, जैसे टीचर्स, व्यवसाय, सैनिक आदि। आई बात समझ में? तो क्या होगा, बचत करने की इच्छा में दूरदर्शिता, पारिवारिक स्नेह, स्वभाव, ब्याज दर, कार्य का स्वभाव। आई बात समझ? अगला है बचत की सुविधा। पहला है शांति। देखिए जिन देशों में लोगों अपने धन एवं संपत्ति की सुरक्षा होती है, समाज के बाह्य आक्रमण, लूटपाट, चोरी, डकैती का डर नहीं होता, वहाँ संचय की सुविधा कैसी होती है, अच्छी होती है। अर्थात शांति के वातावरण में धन का को अच्छे से बचाया सकता है और पूंजी निर्माण होता है। अगला विनियोग सुविधा, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी। जिन देशों में लोगों को अपनी बचतों को उत्पादन कार्यों में विनियोग करने की अधिक सुविधा होती है, अर्थात देश में व्यापार, उद्योग, व्यवसाय में पूंजी के द्वारा खुले होते हैं, तो पूंजी निर्माण तेजी से होता है और विनियोग सुविधा के अभाव में बचतें हस्त होती हैं। आय बस में इसे कहते हैं विनियोग सुविधा। अगला है मुद्रा प्रणाली स्थायित्व। देश में मुद्रा प्रणाली में स्थायित्व मौद्रिक नीति में जनता की आस्था के लिए आवश्यक है। मौद्रिक प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा प्रणाली में स्थायित्व रहे, मुद्रा के मूल्य में अत्यधिक उतार चढ़ाव ना हो। अगर मुद्रा व्यवस्था में स्थिरता रहेगी तो धन संचय में सुविधा होती है और उतार चढ़ाव अस्थायित्व में जन विश्वास समाप्त हो जाए, अर्थात पूंजी के संचय में बाधा उत्पत्ति है। इसलिए मुद्रा प्रणाली कैसी रहनी चाहिए, स्थायी। अगला है प्राकृतिक स्थिति। देखिए प्राकृतिक स्थिति, संचय की सुविधा पर देश की प्राकृतिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। जिन देशों की स्थिति ऐसी है जहाँ भूकंप, बाढ़, महामारियाँ या प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, वहाँ पूंजी बढ़ने की बजाय खत्म होती है, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक स्थिति कैसी नहीं है, वातावरण के अनुकूल नहीं होती। आई बस में तो बचत की सुविधा में शांति, विनियोग सुविधा, मुद्रा प्रणाली स्थायी और प्राकृतिक। अगला है सरकार का सहयोग। गवर्नमेंट से क्या क्या सहयोग मिलते हैं उस पर हमारी चर्चा करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है मौद्रिक नीति। देखिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा या साख नीति की मात्रा में घटत बढ़त की नीति आती है। अगर सरकार सस्ती साख नीति के अंतर्गत काम, ब्याज दर, ऋणों की व्यवस्था करे तो पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है, अर्थात मंदकालीन में मुद्रा एवं साख का प्रचार पूंजी निर्माण को योगदान बिगड़ता है। अगला है राजकोषीय नीति। देखिए राजकोषीय नीति में सरकार की आय व्यय की नीतियों का समावेश होता है। सरकार उपभोग पर कर लगाकर प्राप्त धन का पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण में लगा सकती है। नए पूंजीगत उद्योगों को करों में रियायती दर देकर सहायता देकर पूंजी निर्माण में सहायता प्रदान करती है। आई बात समझ में? अगला है औद्योगिक नीति। नाम से इंडस्ट्री। देश में सरकार की औद्योगिक नीति का भी पूंजी निर्माण पर भारी प्रभाव पड़ता है। अगर सरकार अपनी औद्योगिक नीति में
पूंजीगत उद्योगों को प्राथमिकता दे तो पूंजी निर्माण बढ़ेगा। आई बात समझ में? जैसे भारत की 1956 में नीति किया गया कि और अगर उपभोग की उद्योग की प्राधान्यता दी गई तो पूंजी निर्माण की गति कैसी होगी? धीमी। अगला है व्यापार नीति। एक देश की सरकार अपनी व्यापारिक नीति से विदेशी विलासिता की उपभोग वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दे तो पूंजीगत संपत्तियों की आयात को बढ़ा दे। इससे देश में पूंजी निर्माण तेजी से होगा। जैसे 1956 के बाद से भारत की योजनाबद्ध विकास में इसी का अनुसरण किया जा रहा है। आई समझ में? अब एक बार वापस से देख लेते हैं। पूंजी निर्माण या पूंजी संचय को प्रभावित करने वाले तत्वों को 4 भागों में बांटा है। पहला है बचत करने की शक्ति, जिसमें आता है प्राकृतिक साधन, आर्थिक विकास की व्यवस्था, आय की मात्रा, धन का वितरण, व्यय का चक्र। सेकंड है बचत करने की इच्छा। पहला है दूरदर्शिता, पारिवारिक स्नेह, स्वभाव, ब्याज दर, कार्य का स्वभाव। अगला है बचत की सुविधा। इसमें आता है शांति, विनियोग सुविधा, मुद्रा प्रणाली स्थायित्व, प्राकृतिक स्थिति। अब सरकार का सहयोग में आता है मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, औद्योगिक नीति और व्यापार नीति। आई बात समझ में? आज हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा उन्हीं पर वापस देख लेते हैं। पहला है पूंजी का अर्थ। प्रोफेसर चेयरमैन ने दिया था पूंजी वह धन है जिससे आय प्राप्त हो और जो उत्पादन में सहायक हो या इसका इरादा रखती हो। अब पूंजी का वर्गीकरण किया गया था अचल एवं चल। अचल फिक्स रूप में धन के उत्पादन में प्रयुक्त होती है और चल एक ही बार में, जैसे कच्चा माल, ईंधन आदि। इसके बाद एक आती है बहुवर्ती। एक आती पूंजी वह विशिष्ट संपत्ति है जो उत्पादन में एक ही कार्य में प्रयुक्त की जाती है। और बहुवर्ती वह पूंजी जिसे आसानी से हटाकर दूसरे काम में लगे। उत्पादन पूंजी वह समस्त पूंजी आती है जो उत्पादन में श्रम की प्रत्यक्ष सहायता करती है, जैसे मशीन, औजार, भवन। और उपभोग पूंजी वह पूंजी जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में सहायक होती है। आई बात समझने से कोई डाउट? उसके बाद आता है भौतिक पूंजी, व्यक्तिगत। वह पूंजी जो भौतिक एवं मूर्त में विद्यमान हो तथा हस्तांतरित की जा सकती है। और व्यक्तिगत मनुष्य के व्यक्तिगत गुणों का समावेश हो। व्यक्तिगत सामाजिक। व्यक्तिगत वह पूंजी जिस पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो। सामाजिक जिस पर समाज का, राष्ट्रीय, देश की सीमाओं में व्यक्तिगत एवं सामाजिक पूंजी हो। अब है पूंजी के कार्य। उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन में निरंतरता, उत्पादक औजारों की व्यवस्था, उत्पादन के कच्चे माल व शक्ति की पूर्ति, विपणन व्यवस्था और जीवन। इसके बाद हमने पढ़ा था पूंजी निर्माण। पूंजी को का बचत करने की शक्ति, बचत करने की इच्छा, बचत की सुविधा और सरकार का सहयोग। प्राकृतिक साधन, आर्थिक विकास की व्यवस्था, आय की मात्रा, धन का वितरण और व्यय की। फिर है बचत करने की इच्छा में दूरदर्शिता, पारिवारिक स्नेह, स्वभाव, ब्याज दर, कार्य का स्वभाव। फिर है बचत की सुविधा में शांति, विनियोग सुविधा, मुद्रा प्रणाली स्थायित्व, प्राकृतिक स्थिति, सरकार का सहयोग, मौद्रिक, राजकोषीय, औद्योगिक और व्यापारिक नीति। आई बात समझ में? आज हमने पूंजी और पूंजी निर्माण से रिलेटेड चैप्टर पढ़ा है। आई होप आज का आपको चैप्टर समझ में आया हो और उसमें कोई भी दिक्कत ना आई हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं या कॉलेज में आके संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई है। थैंक यू सो मच।